मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया था तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेले होती थी। पति शहर से बाहर होते थे। पति से बात की तो वह मान गए। मेरी बहन का बेटा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वह ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता है आप सब आराम करें। रात को दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत जोर की दर्द हो रही थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं हैरान होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा आपको ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 3 साल से आप मुझसे इसी चीज़ का इलाज करवा रही हैं। अब आपको भगवान ने यह खुशखबरी सुनाई है। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेयकीनी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे होश आ जाएगा मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। मेरे पति बाहर के मुल्कों में रहते थे। वह साल में बस चंद दिनों के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चों में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी वह तो परदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ न कहा। अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। यह कैसे हो सकता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस कुछ ही फासले का था। लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल दिया हो। हम 2 ही लोग थे। घर में कोई तीसरा नहीं था। एक मैं और दूसरा मोंटी। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया था। क्या सोचती, कैसे सोचती? मोंटी मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। अपनी सोच के ताने बाने भी समेट नहीं पाई थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे लगा कि मैं क्लिनिक से जहां तक अपनी बेजान शरीर को किसी लाश की तरह लाद कर लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरी पड़ी थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं डोर पर थी तो मोंटी ने ही दरवाज़ा खोला था। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो कहने लगा कि मौसी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने तो पहले खाने पर आपका इंतज़ार किया लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वह मुझसे बातें करता जा रहा था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा जो मुझे हमेशा सबसे अजीज था, जो कि नौकरी के सिलसिले से यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई माह से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरे पति बुआ के लड़के ही थे इसलिए पापा और मम्मी से खूब अच्छी तरह से वाकिफ थे। बल्कि वह तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं सताएगी। मौसी आप कहाँ खो गई हैं? मोंटी की बात पर मैं चुप सी हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं मोंटी से ये कहकर अपने कमरे में चली गई। रिपोर्ट को दराज में रखकर अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी कि मोंटी मेरा सगा भांजा था और मेरी बहन का बेटा। मैं उसके ऊपर ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और दीदी सबसे बड़ी। जब दीदी की शादी हुई तो उस वक्त मैं 8 साल की थी और जब दीदी के घर मोंटी पैदा हुआ उस वक्त मैं 10 साल की थी। मेरी दीदी का ससुराल काफ़ी संस्कारी था। सारे रीति रिवाज को बहुत अदब से फॉलो किया जाता था और मोंटी भी अपने संस्कार को बहुत अच्छे से फॉलो करता था। न जाने मुझे अपनी दीदी की परवरिश पर शक था और ना ही मैं अब मोंटी के किरदार पर शक करती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे पूरा शक मोंटी पर ही जा रहा था क्योंकि घर में मेरे और मोंटी के अलावा कोई और तीसरा नहीं था। इस पर मुझे शक होता। मैं अपना सर दोनों हाथ में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा पिछले कई दिनों से मोंटी मुझे दूध के साथ दवा देता है जिसे खाकर मैं गहरी नींद से सो जाती हूँ और जब सुबह मैं उठती हूँ तो फ्रेश हो जाती हूँ। क्या मोंटी मुझे नींद की दवा देता है? और मेरे सो जाने के बाद टिप टिप आंसू मेरे आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी।
क्या सगे रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसकी मौसी हूँ, यानी उसके माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वह मेरे बेटे समान है, उससे कोई तकल्लुफ़ भी नहीं। ऐसे कैसे वह मेरे बारे में सोच सकता है? कैसे उसका दिल इस गुनाह के लिए आमाद हो सकता है? मैं सिसकियाँ लेकर रो रही थी। इस दर्द का अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त की कैफियत थी। मुझे याद आने लगा कि जब वहाँ बचपन में दीदी के साथ आता तो मेरी गोद में आ जाता और खेलता। अपनी तोतली जुबान से मुझे मौसी की जगह मोती मोती कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वह दीदी की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में सबसे ज़्यादा वक्त उसका मेरे साथ ही गुजरता था। जब मेरी शादी होने वाली थी तब तो वह नया नया कॉलेज में गया था। मुझे आयुष के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था और कहता था कि आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं, और वह है लंबे चौड़े गबरू जवान से, ऊपर से भी बड़े गुस्से वाले। मौसी, आयुष अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो मुझ जैसा कोई स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वह मुझे आयुष के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी खूब थी। वह यहाँ आता तो मुझसे देर रात तक बातें करता रहता, हंसता था, मजाक करता रहता। कभी कहता कि मुझे लगता है आयुष अंकल ने परदेश में किसी से शादी कर ली है, तब भी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो वह हंसने लगता। उसे देखकर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब मोंटी मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अभी उसके हाथ में दूध का गिलास और दवाइयाँ थी और अपने नॉर्मल अंदाज में मेरे साथ बेड पर बैठ गया। लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे न जाने वह क्या कर देगा। और यह एक जाहिर सी बात थी जो सब कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। मेरी जगह उस वक्त कोई भी ऐसे ही खौफ खा जाता। मैं अकेली उस वक्त मोंटी के साथ घर पर मौजूद थी। वह मुझे यूँ खौफ ज़्यादा देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है मौसी, इतना घबरा क्यों रही हैं? सब खैर तो है ना? या लो दूध पी लो और आराम कर लो। मोंटी ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने उसके हाथ से झट से गिलास रखकर गुस्से में कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी कि अब वह मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से सो नहीं जाएंगी वह उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वह घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है मौसी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो यही पूछना चाहता था कि रात को अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। शायद मेरे रूखे लहजे से वह परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वह मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो और नेककार हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मार डालूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं, देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथ पकड़ूं, वरना वह मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे बिल्कुल तुम डिस्टर्ब मत करना। मेरे उखड़े लहजे के सामने वह चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करिए, और हाँ, वह दूध ज़रूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हुआ है। आपने मुझे दोबारा से दूध पीने की ताकीद करके वह कमरे से बाहर चला गया। मैं यह जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर यह कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वह दूध का गिलास लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और दवा भी दराज में रखकर दरवाजे की लाइट बंद करके सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब मोंटी मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतजार कर कर के थक चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देख आऊं क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो लंच भी खाली था और सामने का कमरा मोंटी का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे जहन में दबे हुए वाक़यात आने लगे। जब दीदी का मेरे पास फ़ोन आया था तो कहने लगी, मोंटी शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक़ में नहीं कि मैं उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूं। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा मोंटी सीधा साधा सा है।
कहीं गलत लोगों में न फंस जाए, सिगरेट और दूसरी नशों का आदी न हो जाए। तुम तो जानती हो मैंने कैसे उसकी तरबियत की है। मेरा बच्चा संस्कारी है, लेकिन जहाँ लड़के होते हैं वहाँ 100 बुराइयाँ होती हैं। इसलिए तुम अगर उसको अपने घर में रख लो तो मुझे इत्मीनान रहेगा। इस वक्त तो मैंने बड़ा दरिया दिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि मोंटी मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। सर दर्द से फटने लगा। मैं बहुत ही तकलीफ से गुजर रही थी। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी मेरी तरफ पीठ थी, इसलिए वह इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई। मुझे 100% यकीन था कि वह नशे वाला सिगरेट पीने लगा है, तभी उसे रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अपनी दीदी से कैसे कहूं कि मोंटी किस किस्म का है। मेरी दीदी दिल की मरीज है। अगर वह यह सच जानती कि मोंटी ने मेरे साथ क्या किया है तो शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि मोंटी को सुबह ही कह दूंगी कि अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया गया। मैं जैसे ही सोकर उठी और दरवाजा खोला तो सामने मोंटी मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने मौसी? उसका मुझ पर रौब जमा कर पूछना मुझे तो दबा कर ही रख दिया था। वहाँ होता कौन था मुझसे ऐसे लहजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि मैंने उसका रास्ता बंद कर दिया था। जो वह गुनाह मेरे साथ करना चाह रहा था, उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से यूँ मुझसे उखड़ कर बात कर रहा था। मैंने कहा तुम होते कौन हो मुझसे यह पूछने वाले? मेरे भी बुलंद और सख्त लहजे को वह सुनकर कुछ हैरान हुआ। फिर नरम लहजे में बोला, मौसी रात में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश न हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वह लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखलावे की परेशानी देखकर उस पर शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तल्ख लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस के सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी मेरे उम्र की एक खातून रहती थी, शादीशुदा बच्चे वाली थी। जब भी मेरे पति परदेश जाते तो वह औरत बहुत मेरा ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके पति मुझे अपनी छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाजार से सौदा लेने जाते तो वह मुझसे पूछते, बहन कुछ मंगवाना हो तो भला तकल्लुफ बता दो। मैंने अक्सर ही उनसे सौदा मंगवा लिया करती थी। लेकिन जब से मोंटी आया था तो मैं हर काम मोंटी से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस रोमाना से यह काम था कि मुझे अपना आभूषण करवाना था। मेरे पति 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को खत्म करवाने के लिए कोई चारा न था। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों रोमाना से कहूँगी, न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी न किसी औरत को तो ये एतमाद में लेना था। बिना सच बताए मुझे यह कदम उठाना ही नहीं था, क्योंकि अगर दीदी को मैं सच बताती तो वह सह ना सकती। अगर पति से सब कुछ कहती तो वह कभी भी मुझे तलाक दे देता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं जिस गुनाह का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने यूँ रोमाना से कहा कि मेरे पेट में हसूली है, मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है, इसलिए वह मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वह मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वह मेरा यह काम राजदारी से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वह लेडी डॉक्टर मान गई। लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह तड़प कर रह गई। मैं रात को घर आते ही मोंटी से कह दिया कि अब और तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए वह 2-3 दिन में जहाँ चाहे अपने रहने का बंदोबस्त कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा रह गया। मौसी जी आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे मोंटी की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे आने से पहले अकेले ही रह रही थी। बहरहाल चंद दिन में अपना इंतजाम कर लो।
वह जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। कुछ ही देर में मैं नींद की आगोश में जाने लगी। फिर मुझे कुछ होश नहीं आ रही थी। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस यह नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सूझी तो मैं चिल्लाने लग गई, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड पर से उठकर जाती कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ तदबीर अख्तियार कर दी, उस शख्स ने बगल में रखा लैंप जला दिया। उस शख्स को देखकर मैं तो अपने होश ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था, आयुष। कब घर आ गए थे वह भी बिना इत्तला या खबर के, यहाँ अचानक से आ गए थे। वह मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुँचा तो मोंटी ने दरवाज़ा खोल दिया था। इससे मालूम था कि मैं अंदर आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, मुझे खिड़की के रास्ते अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन गैर है जो तुम भी दरवाज़ा लॉक करके सोती हो। आयुष की बात का मैं क्या जवाब देती। मैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गई थी, इसलिए मैं आयुष के साथ लगकर बेतहासा रोने लगी। वह तो मुझे यूं देख रोता समझे कि मैं उनसे उदास हो गई हूँ, इसलिए उन्हें यूं अचानक पाकर रोने लगी। लेकिन हकीकत तो मैं जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वह मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी, आयुष अभी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास आवर्तन करवाने जाना था, लेकिन आयुष की मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि आयुष से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान से बाहर लंच में बैठी थी। जब मोंटी किचन से निकला, वह अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, मौसी कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, किस तरह ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो, ऐसी मासूमियत भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ तो मौसी कहते हो और दूसरी तरफ मैं यह सब सह कर थक चुकी हूँ। इसलिए बिना लिहाज के मैंने उसे जो भी आया कहना शुरू कर दिया, और वहाँ भी इतना ढीठ था कि अभी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मौसी क्या कह रही हैं, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रही हैं। मोंटी की बात पर मैंने उसे तजस्सुस से देखा और अपने कमरे में चली गई। आयुष अभी सो रहे थे। दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे के बाहर आ गई। मोंटी अभी टेबल के पास खड़ा था। मैंने वह रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई। मैंने कहा, और अपना नापाक चेहरा लेकर आयुष के उठने से पहले निकल जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से में उससे दबे दबे लहजे में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आयुष को इसकी भनक भी पड़े। मोंटी ने वो रिपोर्ट जमीन से उठाकर पढ़ी और जैसे ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। इससे पहले वह कुछ बोलता कि आयुष लंच में आ गए थे, पता नहीं कैसे, लेकिन वह सीधा मोंटी के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई। एक मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, आयुष तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे ट्रिप लगी थी। आयुष बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो जान निकल गई थी। मोंटी भी वहीं खड़ा था। मैं आयुष को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। आयुष, मोंटी मुझे नींद की दवा देता था, मुझे कुछ पता नहीं है। खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़कर आयुष से माफ़ी मांग रही थी। वह मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट से बदल गई थी। न तुम गुनहगार हो और ना ही मोंटी ने कुछ ऐसा किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो। बस यह रिपोर्ट की सब गलत फहमी है। मोंटी की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो
वह रो रहा था, बिना आवाज के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया। मौसी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा करूँगा? मुझे कभी अपने माँ में और आप में कोई फर्क नहीं दिखा। मैंने तो कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, तो फिर आप मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि तुम्हें मैंने सिगरेट पीते हुए देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता हूँ। हाँ, कभी कभी सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था, मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी मम्मी का खाने पीने का और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से इस तरह तकलीफ थी तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। वह रो रो कर अपनी बातों को कह रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। क्या किया मैंने अपने भांजे के साथ? यह नहीं सोचा था मैंने। मेरे ख्याल में यह भी बात नहीं आई कि अक्सर रिपोर्ट्स गलत भी निकल आती हैं। अब सोच रही हूँ कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से करवा लेती तो ऐसा ना होता। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।